Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video we are going to talk about destructive distillation, जिसे thermal distillation भी कहा जाता है, of bituminous या फिर bituminous coal या फिर bitumen. मैंने आपसे कहा था कि bitumen वैसे तो नॉन फ्लेमेबल होता है, इसीलिए यूजलेस होता है, लेकिन अगर आप उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उससे आपको कुछ यूज़फुल कंपाउंड्स मिल सकते हैं. तो जब आप हीट करते हैं बिट्यूमिन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसे थर्मल डिस्टिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आप कंपाउंड को हीट करते हो. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो आप सॉलिड कंपाउंड की करते हो, जबकि लिक्विड के लिए लिक्विड को उसके कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हो. रिमेंबर, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए आप करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. खैर, शुरू करते हैं. बिट्यूमिन को अगर आप हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो आपके पास तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलेंगे. एक सॉलिड मिलेगा आपको, ठीक है, एक लिक्विड और एक गैस. सॉलिड हमारे पास है कोक, लिक्विड है कोल टार और गैस है कोल गैस. कोक की अगर आप बात करो तो कोक जो है वो एक एलोट्रोप है कार्बन का. एलोट्रोप किसे कहते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट. तो ये सब क्या है? ये भी एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, ठीक है. सेम एलिमेंट तो सेम होगा, लेकिन फिजिकल फॉर्म्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी. उसको एलोट्रोप्स कहते हैं. तो कोक भी कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स में से एक है. हम सिर्फ 3 एलोट्रोप्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कोक हो गया. कोक के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कोक प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की. अगर बात करें कार्बन की सबसे हार्डेस्ट फॉर्म की तो वो कौन सा होता है? डायमंड होता है, ठीक है. लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? कोक होती है. कोक कहाँ से मिलता है? बिट्यूमिन कोल से मिलता है, ठीक है. तो जब अभी तक हमें लग रहा था अच्छा बिट्यूमिन कोल जो है वो यूज़लेस है, लेकिन जब आप उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो, कितना अच्छा प्रोसेस है ये. मतलब आपको एक यूज़लेस चीज़ से इतने यूज़फुल कंपाउंड्स मिल रहे हैं. तो कोक के यूजेस क्या हैं? कोक फ्लेमेबल होता है, देख रहे हो, यानी कि इसका पेरेंट जो है यानी कि बिट्यूमिन कोल जो है वो फ्लेमेबल नहीं है. उससे आप ऐसा फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कोक को आप ऐसा फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं. ये फ्लेमेबल होता है. कोक को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट. सेकंड ये कि इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं आप मेटलर्जी के अंदर. मेटलर्जी कहते हैं स्टडी ऑफ मेटल्स को. तो मेटलर्जी के अंदर आप इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट, जो कंपाउंड या एलिमेंट दोनों ठीक है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरों को रिड्यूस करे, तो ऐसे को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो Fe2O3 के साथ कार्बन को ऐड किया जा रहा है, और ये कार्बन कौन सा है? ये कोक है. अब ये कार्बन जो है ये खुद को क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, ठीक है. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन को रिड्यूस कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसके साथ. तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि सेपरेशन हो रही है मेटल्स की, ठीक है. आयरन बन गया आपके पास और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया. तो ये था कोक की कहानी. आते हैं कोल टार पे. कोल टार एक ब्राउन, क्योंकि ये लिक्विड है तो ये ब्राउन कलर का बहुत गाढ़ा विस्कस सा फ्लूइड होता है, लेकिन ये फ्लेमेबल नहीं होता, नॉन फ्लेमेबल होता है. अच्छा, अगर ये फ्लेमेबल नहीं है तो फिर ये एज अ फ्यूल भी नहीं इस्तेमाल होगा, बिल्कुल ठीक. फिर इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि जब ये कोल टार है, ठीक है, ये यूज़लेस है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को यूज़लेस नहीं जाने देते, उसके साथ कुछ ना कुछ करके उसे यूज़फुल बना लेते हैं. जैसे बिट्यूमिन कोल के साथ हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो इतने अच्छे कंपाउंड्स मिल गए. उसी तरह से कोल टार, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड की कौन सी डिस्टिलेशन होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है. तो इस कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं आप, तो हमें तकरीबन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ठीक है. तकरीबन 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिलता है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक टाइप होता है, ठीक है.
बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, इनमें हमारे पास एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर रिंग होती है, कोई भी रिंग होती है, जबकि एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ओपन चेन्स होती हैं या फिर स्ट्रेट चेन होगी। तो कोल टार मिक्सचर है 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। जब आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो ये हमें 200 तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली 200, लेकिन ऑलमोस्ट 200 इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का नाम आपने सुना होगा। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। और बेंजीन एक, क्योंकि बेंजीन में रिंग है, ठीक है, 6 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है इसके पास, बेंजीन के पास रिंग है, तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, इसमें सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास एक गैस। अच्छा, एक और चीज़, कोल टार का एक और यूज़ क्या होता है कि इसको रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली रोड्स हमारे पास बनते हैं टार से। टार हमारे पास आगे आएगा, पेट्रोलियम से मिलता है, क्रूड ऑयल से हमें टार मिलता है, एसफाल्ट भी जिसे कहते हैं, टार डामर जिसे कहते हैं। वो ब्लैक कलर का होता है, रॉकी तो नहीं होता, लेकिन तकरीबन सॉलिड होता है। उससे रोड बनते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो लेयरिंग होती है जिसको, तो वो बेसिकली लेयरिंग इसलिए होती है ताकि वो जो टार है वो आपस में जुड़ा रहे, वो कोल टार से होती है। ठीक है, यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर देखो, ये एक तरीके का लिक्विड लगा रहा है। ठीक है, ये जो रोड है यहाँ पे ये टार से बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ये जो लिक्विड का इस्तेमाल कर रही है, आप देख रहे हो, विस्कस ब्राउन कलर्ड लिक्विड, तो बिल्कुल सही कहा था हमने, ये लगा रहा है रोड के ऊपर ताकि वो जो रॉक्स हैं आपस में एकदम डायर्ड रहें। उसके बाद है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस गैस है, ये फ्लेमेबल है, इसका मतलब एज अ फ्यूल आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मिक्सचर होता है मीथेन और हाइड्रोजन गैस का। ये आपको याद रखना है कि कोल गैस किसका मिक्सचर है। तो मीथेन यानी कि CH4H2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है कि भाई कोल जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, तो डेफिनेटली कोल, इतनी बड़ी कहानी पढ़ने के बाद कोल ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोना स्टडी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़े का है। नेचुरल गैस वैसे भी, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिकली नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, स्टोव जिससे जलता है वो तो नेचुरल गैस होती है। ओके, तो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल गैस. Until then, take care. Thank you so much for watching. Bye bye.